now children, we are talking about factors of production in economics. 4 factors of production होते हैं और चारों का नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. देखो कोई भी बिजनेस करोगे, चाहे यू आर डूइंग फार्मिंग, चाहे तुम्हारा सर्विस बिजनेस है, चाहे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वॉट एवर इट इज, हैज टू बी डन ऑन अ सरफेस, राइट? लैंड पे करना पड़ेगा. एंड विदाउट ह्यूमन एफर्ट कौन सा बिजनेस होता है? कोई भी नहीं. सो लेबर, देन उसके बाद कैपिटल एंड एंटरप्राइज. तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड की. लेकिन याद रखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ऑड मैन आउट का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आ सकता है ना. वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की बजाय मान लो लेबर हटा के कुछ और वर्ड डाल दिया, तो तुमको निकालना पड़ेगा कि अच्छा लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पर इन्होंने ये नहीं लिखा, कुछ और लिखा, तो ऑड मैन आउट किया. वो भी एक तरह का क्वेश्चन होता है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड. Land in economics is a wide term. It is a natural factor of production because land we have not made. हमको nature ने दिया है land. Any natural resource that is available, ध्यान से सुनो, above and below the surface of earth is also called land. That is, देखो land तो है ही हमारे लिए, लेकिन above the surface of land and below the surface, जमीन के नीचे क्या क्या होते हैं? माइंस होते हैं, कोयले की खदानें होती है, मतलब यहाँ पर सॉइल है और लैंड है, लेकिन जो मिनरल्स नीचे मिल रहे हैं, क्रूड ऑयल नीचे मिल रहा है, वो भी लैंड है. अब अबव द सरफेस क्या होगा? जैसे कि मान लो सनशाइन है, देन उसके बाद रेन है, क्लाउड्स है, हमारे लिए तो सभी लैंड है. ओके. इन इकोनॉमिक्स, मिनरल्स which are found below the surface of the earth, soil, water, on the surface of the earth, air, sunshine, wind, above the surface of the earth, everything is land. और एक बात याद रखो, land है, land का reward क्या होता है? This they can ask, rent. यदि आपके पास लैंड है, आप किसी को किराए पे देते हो, क्या मिलेगा तुमको? रेंट. ठीक है. तो ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, सब कुछ लैंड है. उसके बाद लेबर. लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न रिवॉर्ड्स इज वेजेस. तो याद रखो लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस. एंड चाहे एक स्वीपर है, उसका फिजिकल एफर्ट है, या आदमी सर पे सामान उठा रहा है, उसका फिजिकल एफर्ट है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, लॉयर, कुछ भी है, उसका मेंटल एफर्ट है. दोनों ही लेबर है इकोनॉमिक्स के लिए. तो फिजिकल एंड मेंटल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. उसका रिवॉर्ड वेजेस, और एग्जाम्पल दे दो, कारपेंटर, अकाउंटेंट, टीचर, वॉटएवर. ठीक है. उसके बाद कैपिटल. कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? यदि बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, वही पैसा यदि बैंक में रख दिया होता तो बैंक तुमको क्या देती? इंटरेस्ट देती. कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट, याद रखना पड़ेगा. कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. दैट इज हम जनरेट किए हैं. देखो प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. जैसे वेल्थ इकट्ठा कर करके यदि प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाई जाती है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. It is man-made factor of production which earns the reward from the interest. तो capital which is man-made factor of production, ये क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो it is capital. मशीनरी कैपिटल में आती है, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, ये लोग पूछ सकते हैं. एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन पर्सन जो सारा रिस्क लेता है बिजनेस करने का और रिवॉर्ड क्या मिलता है इसको? प्रॉफिट. Entrepreneur is the organizer who is the real captain of the industry या captain of the ship. तो ये भी पूछ सकते हैं, real captain of the industry कौन है? तो आंसर है entrepreneur. He is a special kind of labor who gets the work done. He gets the work done to earn the reward profit in the process of the production. So सारे factors of production, that is land को, labor को, capital को एक जगह कौन करता है? Entrepreneur. सारे रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर. ऑर्गेनाइज कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट. वो भी सबको देने के बाद कुछ बचेगा तो उसको मिल जाएगा. ठीक है. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो बताया. आपको समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes. ओके.
ओके, देखो और भी काम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, कंजम्पशन है। तो आप कोई भी चीज कंज्यूम क्यों करते हो? टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आप कंज्यूम करते हो। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज मैं दे रही हूँ और उसके बदले में पैसा ले रही हूँ, दैट इज एक्सचेंज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, it is a division of factor rewards among different segments of the society. Factors of production claim their rewards: rent, wages, interest and profits. ये चार rewards है through the process of distribution. तो जो factor of production है उसको अपना अपना reward दे देना distribution है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी डेफिनेशन देखो, माइक्रो की भी इम्पोर्टेंट थी और मैक्रो की भी इम्पोर्टेंट है और उसमें डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात अभी का भी याद रखो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? टोटल या एग्रीगेट। टोटल का अच्छा नाम क्या है? एग्रीगेट। दैट इज इकोनॉमी एज अ होल इज मैक्रो, और इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट इज माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो मींस लार्ज, एग्रीगेट या टोटल, तीनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। किस नाम से पूछेगा पता नहीं। Macroeconomics is therefore the study of aggregates covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level. ये सारे वर्ड्स इसलिए ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में मान लो कितना हुआ, टोटल सेविंग कितना हुआ, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल। ये सब कोई भी एक वर्ड उठा देगा और पूछेगा कि ये किसका है, माइक्रो का या मैक्रो का, तो समझ, यदि वर्ड ही नहीं पता किससे बिलोंग करता है तो क्या आइडेंटिफाई करके दोगे। नेक्स्ट इज Kenneth Boulding's definition of macroeconomics. Macroeconomic deals not with, इसने बहुत not with यूज किया है, तो उससे करके इसको लर्न कर लो। Macroeconomics deals not with individual quantities as such, but with the aggregate of these quantities. तो पहला quantities पे लेकर आओ, not with individual quantities as such, but with aggregate of these quantities, not with the individual incomes। तो सेकंड बात क्या की है? इनकम्स की। not with the individual incomes but with national income। मैक्रो में तो वो टोटल बात कर रहा है ना, तो नेशनल लेवल पे ही बात करेगा। फिर नॉट विद इंडिविजुअल प्राइसेस बट विद जनरल प्राइस लेवल। तो थर्ड लाइन में क्या बात हुआ? प्राइस का। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद नेशनल आउटपुट। फोर्थ में क्या बात हुआ? आउटपुट का। तो केनेथ बोल्डिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ये चार है: क्वांटिटीज, इनकम, प्राइस, आउटपुट। QIPO ऐसे याद रख लो, Q और फिर IPO, और ऐसे इसको लर्न करो। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? मैम एग्जाम में केनेथ बोल्डिंग की डेफिनेशन यूज करना है मैक्रो माइक्रो के लिए, हाँ, ये ऊपर वाले नहीं यूज कर सकते? वो आपको बोल सकते हैं डिफाइन। जनरली वो गिव मीनिंग पूछते हैं बट दे हैव द राइट टू आस्क डिफाइन। यदि डिफाइन पूछा तो वर्ड टू वर्ड तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर क्या। तो करो इसको, ओके। एनीवेज द पेपर आल्सो लुक्स गुड। यदि एक डेफिनेशन आपने प्रॉपर लर्न किया है, यू आर शोइंग मैंने पढ़ाई की है, ओके। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। तो नेशनल इनकम टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसकी? पूरे नेशन की। फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना पड़ेगा। इट इज referred to as the total income of the country. So national income is referred to total income of the country. In the economic sense, national income is the aggregate monetary value. Aggregate मतलब total, monetary value जो कि money में आप find out कर सकते हैं, of all final goods and services produced in an economy during the year. Very very important line बेटा, aggregate money value। सिर्फ goods and services नहीं लिख के आना, वो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड आता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर।
Definition by National Income Committee. A national estimate measures the volume of commodities and services, volume of किसकी, commodity और services की, turned out during a given period counted without duplication. So point is, एक ये वाला definition आप देख लो, that is Kenneth Boulding का देख लो, learning one is okay, ठीक है. Second, savings. It is a part of income which is set aside to satisfy the further needs by foregoing current consumption. देखो, एक आपको ऑल्दो बुक में नहीं है, मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. कॉन्सेप्ट क्या है? जो Y होता है that is income is equal to C that is consumption plus S that is saving. जो भी इनकम करोगे या तो उसको खर्चा कर डालोगे या उसकी सेविंग कर दोगे, और क्या कर सकते हो उसके साथ, ठीक है ना. तो यदि आपने कंजम्पशन नहीं किया, यू फॉरगो कंजम्पशन, छोड़ दिया, तो उतना पैसा आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ इतना है कि सेविंग क्या है, द मनी दैट यू सेट असाइड, the money that you set aside for further मतलब आज नहीं कंज्यूम कर रहे हो, करंट कंजम्पशन में उसको नहीं ले रहे हो, फ्यूचर का वांट्स के लिए उसको रख रहे हो. इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, ये अंडरलाइन करो, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करेंटली ऑन कंजम्पशन. तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. याद रह जाए तो जरूर लिख के आना, ठीक है. इन्वेस्टमेंट, it refers to creation of capital assets through mobilization of savings. Example, machinery. देखो, अब मैंने सेव कर लिया है, अब मैं उन सेविंग्स को मोबिलाइज कर रही हूँ क्या चीज खरीदने के लिए. बिजनेस की प्रोडक्शन में क्या क्या यूज हो सकता है, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. अभी ट्रेड साइकिल्स, कंटिन्यूअस ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस. देवांश पूछ, क्या पूछना है? मैम, इन्वेस्टमेंट या सेविंग या कंजम्पशन? देखो, जो पैसा मैंने सेव किया है, इन्वेस्टमेंट कहीं से भी हो सकता है, मैं पैसा बोरो भी कर सकती हूँ, बट मैं एक वेरी स्मॉल बिजनेस की बात करूँ, आई मोबिलाइज माई सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी खरीदनी है, तो मैंने पहले पैसे सेव किया और उसको मोबिलाइज करके मैंने मशीनरी खरीदी है, ठीक है. मैं लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, नो डाउट, बट स्टिल इट लोन, बैंक में लोन लूंगी तो भी इंटरेस्ट पे करूंगी इन अ वेरी बेसिक सेंस. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली इट इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल. वेल्थ और कैपिटल में फर्क क्या होता है, समझो. वेल्थ, दो वर्ड है, वेल्थ और दूसरा वर्ड है कैपिटल. यदि आपके दादाजी और एंसेस्टर्स सब जने बहुत वेल्थ छोड़ के गए, तो आप ये बोलेंगे क्या कि वो बहुत कैपिटल छोड़ के गए हैं? लेमैन लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप ये बात नहीं बोल सकते हैं. वेल्थ मतलब वो आपके लॉकर में या बैंक की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन कैपिटल क्या है, वो पार्ट ऑफ वेल्थ which is invested for the process of further production, that is capital. That is, तुमने उससे है ना कोई बिजनेस किया है, तुम उससे मशीन खरीद रहे हो, इक्विपमेंट खरीद रहे हो, बिजनेस दैट इज पैसा लगाया है फर्दर पैसा कमाने के लिए. दैट पार्ट ऑफ वेल्थ which is engaged in creation of further capital या creation of further wealth या to in the hope of earning profit, that is capital. ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ मैम. ओके, ट्रेड साइकिल बात करते हैं. ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस. अप्स एंड डाउन्स हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हर इकोनॉमी में होते हैं. दे आर अप्स एंड डाउन्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अप्स एंड डाउन्स मींस फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली. इन्फ्लेशन वन वर्ड के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. इन्फ्लेशन क्या है? कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, दैट इज प्राइसेस, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाना और मनी की वैल्यू गिर जाना.
तो यदि वो एग्जाम में पूछता है, मैं इसलिए बोलती हूँ बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ताकि तुम उसको अपना अंडरलाइन करो और समझो कि ये चीज मुझे आनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Continuous rise in general price level is known as inflation. This is one mark question कि प्राइस लेवल बढ़ना और मनी की वैल्यू गिरना, दैट इज इन्फ्लेशन। तो डिप्रेशन क्या है? जस्ट उसका उल्टा, कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस, प्राइसेस गिरना, एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, सारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जा रही है, दैट इज डिप्रेशन। इन्फ्लेशन अच्छा है कि डिप्रेशन? दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, देयर शुड बी अ बैलेंस। तो थोड़ा इन्फ्लेशन लाइक बहुत कम लेवल पे महंगाई बढ़े, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। एकदम कंटिन्यूस मतलब ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए वो भी अच्छी नहीं है, और डिप्रेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप सोचो एम्प्लॉयर कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, उनके घर कैसे चलेंगे? तो डिप्रेशन इज तो इवन वर्स देन इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटा इसका डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज very important क्वांटिटेटिव डायमेंशन, क्वांटिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 10 किलो चावल की बजाय 12 किलो चावल उगा लिए, तो क्वांटिटेटिव डायमेंशन है ये किसी बात का। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट which has qualitative dimension। किसमें क्वांटिटेटिव है, किसमें क्वालिटेटिव है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। Economic development implies economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of people, education, wealth, ये सब भी देखता है वो। तो वाइडर है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो देख ही रहा है, प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस भी देख रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इनफैक्ट इसका ये जो डिफरेंस है ये अच्छे से आना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ में क्या है? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, जबकि डेवलपमेंट में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस in certain important variables determine well-being of the people। तो बड़ा कौन सा है, वाइडर कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर। इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस कॉन्सेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव, जबकि ये ब्रॉड है और क्वालिटेटिव है। ये एमसीक्यू में भी बनता है, डिफरेंस में भी ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ हो सकता है बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकता विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो ये आपके ना लाइक डू यू अग्री ऑन दिस, ये वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना हो सकता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। डू यू अग्री? तो आपको फिर समझाना पड़ेगा ये सब पॉइंट्स लिख के। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यूनिडायमेंशनल वन साइडेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये सब क्वांटिटी बढ़ाने में ध्यान रख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो यूनिडायमेंशनल हुआ, जबकि यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, ये प्रोडक्शन कम होगा तो उल्टा भी जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिब्रेट, जानबूझ के किया हुआ। इरिवर्सिबल, आज एक कंट्री डेवलप हो चुकी है, उसको उल्टा कैसे खींचोगे? रोड, ब्रिजेस, डैम सब बन चुके हैं, उनको जाके कोई तोड़ेगा थोड़ी ना, until and unless there is some war or something। So it is deliberate and irreversible keywords है। यदि डिफरेंस में मैंने ये चैप्टर के टेस्ट में पूछ लिया तो ये सब पॉइंट, ये सब वर्ड्स आने चाहिए आंसर में।
Economic growth is measured in terms of national income and per capita income, whereas economic development measured in terms of agriculture. देखो प्रोडक्शन नहीं लिखा है, प्रोडक्टिविटी लिखा है, मतलब उसी एरिया ऑफ लैंड पे आप ज्यादा से ज्यादा कैसे उगा लेते हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी. इंडस्ट्रियल, फिर से प्रोडक्शन नहीं लिखा है, प्रोडक्टिविटी लिखा है. क्वांटिटी ऑफ, दैट इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ दैट इज, आप सिर्फ यही नहीं देख रहे हो कि आदमी मजदूरी करता जा रहा है, आप ये देख रहे हो उसकी एजुकेशन कैसी, उसकी हेल्थ कैसी है. पूछो जीत, क्या पूछना है बेटा? मैम पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, देखो दैट इज हर कंट्री में कितने सारे लोग हैं, तो पर हेड कितना आ रहा है. मतलब देखो, जैसे मैं बात करूंगी एक कंट्री की जिसमें अमीर से अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब से गरीब लोग भी रहते हैं, तो आप टोटल सबकी इनकम को ऐड करो और उसको डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, तो यू विल गेट पर हेड इनकम. ठीक है. See children, what kind of questions you can get in exam? I'm just giving an overview. जैसे आपको दे सकते हैं कि ये वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, देन आपको दे सकते हैं चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, मैच द कॉलम, देन इफ दिस इज टू दिस व्हाट दिस इज. जैसे नेचुरल साइंस इज रिलेटेड, इधर देखो, नेचुरल साइंस इज रिलेटेड टू एग्जैक्ट साइंसेस, तो सोशल साइंस इज रिलेटेड टू व्हाट. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. देन वन वर्ड में आंसर करो, तो वन वर्ड आंसर भी हो सकता है, जैसे कि करुणा मदर सेव्स 1000 every month out of her given salary. Identify and explain the concept from the given illustration. वो सेविंग कर रही है, तो इनकम का एक पार्ट वो सेव कर रही है, तो सेव, दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट सेविंग. देन उसके बाद वन वर्ड आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, agree or disagree with explanation can come, that all जैसे कि value in use and value in exchange are the same, तो हमने value in use and value in exchange पढ़ा था. will you agree that they are the same? हम एक बात कर रहे थे कि डायमंड नेकलेस की और एक बात कर रहे थे पानी की, तो डायमंड नेकलेस महंगा होता है, ठीक है, लेकिन उसके बिना कोई मरता नहीं. पानी सस्ता होता है या फ्री में मिल जाता है, लेकिन नहीं मिले तो मर जाते हैं. तो वो पूरा वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, यदि मीनिंग ही नहीं आता तो अग्री और डिसअग्री क्या करने वाले हो, वो खुद ही सोचो ना. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी कवर्ड. इसके अंदर इस चैप्टर का मैं आपको इम्पोर्टेंट एक बार बता देती हूँ कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है, इतना बेर मिनिमम प्लीज करोगे. सबसे पहले तो डेफिनेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देखना है, कौटिल्य के हिसाब से देखना है. देन एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं, उन्होंने क्या बोला था, एडम स्मिथ. देन ये जो भी लोग हैं लाइक लायनियल है या फिर एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, इन सब का आप लोग को करना पड़ेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मैंने सिखाया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, इतना याद रखो. फेरी हाउस बोला था कि फॉर्म्स, हाउस बोला था हाउस होल्ड. पता है उस फेरी हाउस की प्राइसेस क्या है, मेरी वेजेस और इनकम क्या है, प्राइसेस वेजेस इनकम. इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, मैं खुद ही इंडस्ट्रीज में जाऊंगी पापा, और जो कमोडिटीज मुझे चाहिए वो मैं खरीद लूंगी, इंडस्ट्रीज कमोडिटीज. ठीक है, तो आपको केनेथ गोल्डिंग की डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की आनी चाहिए. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो करोगे कि अनलिमिटेड है, ठीक है, हर एज के साथ अलग होती है, जेंडर के साथ डिफर करती है, देन प्रेफरेंस होती है, रिकरिंग होती है. एक ये भी कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इकोनॉमिक वांट्स आर दोज where monetary transaction is involved and individual has to pay price for them. Example, food, medicines. So ये सब economic wants है. Non economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment. Example, air, sunshine, etc. इसके लिए कोई पैसा थोड़ी ना देना पड़ता है. These are non economic wants. Then individual wants and collective wants. Personal or individual wants refer to those wants which are satisfied at the individual level.
एग्जाम्पल डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप और अ जज वेयरिंग अ कोट, तो ये उसकी पर्सनल या इंडिविजुअल वांट है. Whereas collective wants क्या है? Are social wants where there are collective satisfaction of wants. Example, traveling by train. इतने सारे लोग साथ में travel कर रहे हैं. That is collective wants. Then necessities and comfort. देखो, एक खाना खाना मेरी जरूरत है. मैं जिंदा कैसे रहूंगी खाना नहीं खाऊंगी? तो बेसिक घर में दाल चावल रोटी सब्जी मेरी जरूरत है. लेकिन मैकडोनल्ड से मुझे बर्गर खाना है, वो उसके बिना मैं मर जाऊंगी ऐसा कौन बोलता है? तो वो नेसेसिटी नहीं है, बट देन वो ठीक है, मुझे चाहिए. या फिर मैं बोलती हूँ कि एक बीच के बाजू में मुझे 4 BHK अपार्टमेंट चाहिए, दैट इज लग्जरी. उसके बिना मैं मर नहीं जाऊंगी, वो नेसेसिटी नहीं है. सो नेसेसिटीज are very basic needs of life. Example, food, clothing, shelter, health and education. देखो, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हेल्थ एंड एजुकेशन भी हमारे लिए नेसेसिटी है, वो कोई लग्जरी नहीं है. कोई बीमार हो जाए तो हेल्थ का तो ध्यान रखिए, इतना तो उसको खाना मिले कि उसकी हेल्थ ठीक रहे. एजुकेशन बोलते हैं अनएजुकेटेड मैन इज एज गुड एज एनिमल. तो एजुकेशन नेसेसिटी में आता है, ये बात ध्यान रखना. Comforts are those wants which make our life comfortable. Example, washing machine, mixer, pressure cooker, etc. तो ये comforts हैं कि washing हाथ से नहीं कपड़ा धोया, washing machine में धो लिया. Luxuries are those wants which are meant as for pleasure and enjoyment. जैसे AC कार, well furnished house. मैंने बोला ना, बीच के बाजू में 4 BHK का घर, that is luxury. Ferrari car, that is luxury. Rolex watch, that is luxury. Goods and services, जो भी whatever satisfies the human wants, they are goods. Example, कोई भी खाना, कपड़ा, chalk used by a teacher, they are goods. Services also satisfy wants but do not have any material existence, that is physical existence नहीं होता. Teaching offered by a teacher. Services का एक और बात याद रखो ना, इधर सर्विस दी जाती है और दूसरे एंड पे ली जाती है. आज मैं पढ़ा रही हूँ और तुम पढ़ रहे हो, दैट इज सर्विस. एक डॉक्टर अपने पेशेंट को उसी समय ट्रीट कर रहा है और उसी समय वो ट्रीट हो रहा है, डॉक्टर दे रहा है और पेशेंट ले रहा है, दैट इज सर्विस. वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. एंड कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि हमको उसमें यूटिलिटी दिखती है. एंड आफ्टर यूटिलिटी व्हाट यू गेट is satisfaction. ठीक है? I think I've covered everything. And chapter 1, देखो ये भी important है, माइक्रो मैक्रो इज important. ध्यान से उसको करोगे. 4 factors of production is important. Land, labor, capital, enterprise, it is important. Then macroeconomics and Kenneth Boulding का definition कर लो. उसके बाद ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको अच्छे से कर लो. ओके.